हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक होगा NIRF रैंकिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली GS2 में आता है। GS2 के जो एजुकेशन के सिलेबस में हम NIRF रैंकिंग के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, तो जैसे कि एक न्यूज़ आया था 1 जुलाई 2023 को अबाउट NIRF रैंकिंग। ठीक है, ऑब्वियसली ये एजुकेशन से रिलेटेड है और GS2 में आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि NIRF का फुल फॉर्म क्या है। दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका नाम है। तो इस फ्रेमवर्क ने एक रिपोर्ट दिया जिसका नाम था इंडिया रैंकिंग फॉर 2023। इंडिया रैंकिंग फॉर 2023 निकाला, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज थ्रू आउट द इंडिया उनको रैंक दिया गया। ठीक है, तो यह कोई भी चीज रैंक देने के लिए हमें उसका मेथड पता होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ मेथडोलॉजी। तो मेथडोलॉजी किसने दी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, जो कि आप जानते हैं पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ करता था और बाद में ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी करंट में बन गया। तो इसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये मेथड दिया जिससे ये रैंकिंग निकाला जाता है। ठीक है, तो NIRF एक फ्रेमवर्क है जिसने इंडिया रैंकिंग फॉर 2023 दिया। ठीक है, तो अब ये जो रैंकिंग दिया गया है ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग है, लेकिन कौन से पैरामीटर्स पर बेस्ड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 5 पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, भले ही वेटेज हमको याद ना हो, लेकिन ये 5 पैरामीटर्स हम लोगों को बाय हार्ट होना ही चाहिए। क्या क्या है देखिए। सबसे पहला जो आपका पैरामीटर है दैट इज टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये टोटल 100% है, तो इसका जो वेटेज है दैट इज अबाउट 30% वेटेज है। इसका अबाउट 30% वेटेज है ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। इसमें क्या क्या देखते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार बस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर ये जो 5 पैरामीटर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसका वेटेज भी शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पैरामीटर्स तो याद रखने हैं। तो इस पैरामीटर्स में क्या क्या आ जाते हैं देखिए, शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा है। टीचर, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो भाई लर्निंग करने वाले स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ का वेटेज 20% है, यानी कि इस 30% का 20% आपका क्या है? स्टूडेंट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितना, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ते हैं। एक यूनिवर्सिटी में लेटर से 1000 पढ़ते हैं, दूसरे में 100 पढ़ते हैं, तो 1000 वाले को ज्यादा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो है, यानी कि पर स्टूडेंट कितना फैकल्टी है, या एक फैकल्टी पे कितने स्टूडेंट है। जैसे एक फैकल्टी पे लेटर से 20 स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो ऑफ 1/20 होगा, और एक का है 1/40। एक में 40 स्टूडेंट के ऊपर एक फैकल्टी हायर किया गया है, तो ऑब्वियसली इसका रैंकिंग हायर होगा। ठीक है, तो ये हो गया लर्निंग, टीचिंग। ठीक है, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो। अच्छा, अब ये जो फैकल्टी है, तो पहला पॉइंट अगर आपका आता है तो इसका मतलब स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैं यूनिवर्सिटी में। अगर सेकंड पॉइंट होता है तो ज्यादा नंबर ऑफ टीचर्स हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्वालिटी के बारे में बात करनी है, तो कितने फैकल्टी के पास PhD हैं। तो PhD फैकल्टी अगर ज्यादा होंगे तो रैंकिंग में भी ये ऊपर होगा। ठीक है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो इसके ऊपर भी रैंकिंग डिसाइड होगी, और कितना परसेंट इनका जो पढ़ाई है ऑनलाइन मोड से होता है। तो ऑनलाइन मोड से अगर ज्यादा पढ़ाई होता है, इफेक्टिव होता है, लेटर से कि मतलब रिपोर्ट सबमिशन और आपका ग्रेडिंग और ये सारी चीजें ऑनलाइन अगर होती है, ऑनलाइन का कितना ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके बेसिस पे भी डिसाइड होगा कि रैंकिंग कितनी है। तो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, दैट इज टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये पहला पैरामीटर हो गया। अच्छा, एक चीज और यहां पे हम लोगों ने मिस कर दिया कि ये जो आपका पहले एक हुआ करता था अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन रैंकिंग। पहले क्या, पिछले साल ही हमने देखा था, इसकी रैंकिंग भी हम लोगों ने लर्न करी थी करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन अभी ये जो है इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है NIRF के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के साथ आपका अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन रैंकिंग ARIIA को इंटीग्रेट कर दिया गया है NIRF के साथ। ठीक है, ये एक चीज बात हो गई है। अच्छा, ऑब्वियसली एक चीज और ये है, जो NIRF है ये कब एस्टैब्लिश हुआ? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन सितंबर 2015। सितंबर 2015 को लोगों ने कहा कि भैया ये मेथड यूज होना चाहिए। ठीक है, तो यूज होना चालू हुआ 2015 में, लेकिन अभी करंटली एक और जो रैंकिंग मेथड है ARIIA, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन रैंकिंग, ये भी इंटीग्रेट हो गया है विद NIRF। ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग देख रहे थे पैरामीटर्स।
पैरामीटर्स 5 देख रहे हैं। सबसे पहला पैरामीटर हम लोगों ने स्टडी कर लिया, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। अब सेकंड पैरामीटर के बारे में को समझते हैं, ठीक है। सेकंड पैरामीटर है हमारा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ठीक है। इसका भी आपका वेटेज है, अबाउट 30% वेटेज इसका भी है। अब ये इस नाम से ही पता चल रहा है, तो पहले चीज में तो हम लोगों ने क्या देखा, लर्निंग, टीचिंग और रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब स्टूडेंट टीचर के बारे में डिस्कस किया गया। अब ये कह रहे हैं कि रिसर्च कितना हो रहा है, ठीक है। रिसर्च कितना हो रहा है, तो ऑब्वियसली कितना ज्यादा पब्लिकेशंस हैं, कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किया है यूनिवर्सिटी ने, उसका जो पॉइंटर है दैट इज 35%, ठीक है। ये 35% समझ रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर पूरा रैंकिंग है, रैंकिंग में आपका रिसर्च का वेटेज कितना है, 30%। इस 30% को अगर अलग से निकाल लें, इस 30% का 35% है कितना आपका पब्लिकेशन है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका पब्लिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट 35% आपका साइटेशंस है वेटेज। उसके बाद आपका पेटेंट्स है, कितने पेटेंट फाइल होते हैं, ठीक है। साइटेशन का मतलब ये है कि भाई आपका एक पब्लिकेशन है, ये पब्लिकेशन का रेफरेंस मतलब कितने लोगों ने दिया, कितने लोगों ने इसको साइट किया कि हाँ भाई ये, तो जितने लोगों ने इसको साइट किया होगा उसके साइटेशंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से पेटेंट है, पेटेंट का वेटेज 15 है। उसके बाद रिसर्च प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स कितने आप यूनिवर्सिटी को मिले हुए हैं, इसका भी वेटेज अबाउट 15 है, ठीक है। सो ये बात समझ में आती है। तो ये आपका सेकंड हो गया। तो पहले पॉइंट में हमने देखा कि भैया कितने स्टूडेंट्स कितने हैं, टीचर कितने हैं, टीचर कितने बढ़िया हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट टीचर मिलके कितना अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, ये हो गया सेकंड पॉइंटर। थर्ड पॉइंटर पे आते हैं, दैट इज ग्रेजुएशन आउटकम्स। अब ग्रेजुएशन आउटकम्स मतलब आपके यूनिवर्सिटी से लेटेस्ट से कुछ ग्रेजुएट्स निकलते हैं। तो ग्रेजुएट्स अगर निकलते हैं तो सबसे पहला पॉइंटर हो गया यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो भाई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कैसा हो रहा है उसके बेसिस पे रैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो गए, उसके बाद लोग ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं। तो कितने लोगों का प्लेसमेंट हो गया और कितने लोग इसमें हायर एजुकेशन में चले गए, ठीक है। तो ये डिसाइड करेगा। इसका 40% वेटेज है, देख रहे हैं आप, काफी हाई वेटेज है इसका। ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट होना चाहिए, या तो फिर प्लेसमेंट हो या तो किसी हायर एजुकेशन को परस्यू कर रहे हो, ठीक है। लेट अस से एक कॉलेज है, उसमें 100 लोग हैं, 100 लोग में आपका लेट अस से 40 लोग का प्लेसमेंट हो जाता है। 40 लोग आपका लेट अस से बीटेक के बाद एमटेक करने लग जाते हैं, और तो बचे 20 लोग हैं, वो क्या है, बेसिकली उनको ना हायर एजुकेशन कर रहे हैं ना उनका प्लेसमेंट हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि ये दोनों चीज ज्यादा से ज्यादा हो, तब हम कहेंगे कि हाँ भैया अच्छी रैंकिंग है कॉलेज की, ठीक है। अच्छा, अब क्या प्लेसमेंट होना ही सफिशिएंट है? अगली बात ये है कि प्लेसमेंट हुआ है, आपका एवरेज सैलरी कितना है भाई, 3 लाख पर ईयर, 4 लाख पर ईयर। जो एवरेज आपका मीडियन सैलरी होगा वो ज्यादा होना चाहिए कि ये आपने तो ये कर दिया 100% प्लेसमेंट, लेकिन प्लेसमेंट ज्यादा सैलरी पे नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली आपकी रैंकिंग कम होगी। लेकिन वही अगर आपका 100% प्लेसमेंट है और आपका स्टूडेंट का मीडियन सैलरी भी मैटर करता है, कितना सैलरी पे प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है कि भाई पीएचडी स्टूडेंट जो भी हायर एजुकेशन में गए भी हैं, उनमें पीएचडी स्टूडेंट्स कितने एनरोल हुए हैं, तो वो भी एक प्रकार का रैंकिंग पैरामीटर हो जाता है यूनिवर्सिटीज का, कितने पीएचडी स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं ग्रेजुएशन करने के बाद। ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे फिर पीएचडी करेंगे, तो ये सब रैंकिंग पैटर्न हो गया, ठीक है। अगेन ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर से देखेंगे, पहले पॉइंट में हमने देखा स्टूडेंट और टीचर के बारे में, उसके बाद हमने देखा कैसा रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उनका आगे हो क्या रहा है, क्या उनका कुछ भविष्य बेहतर हो रहा है, ये हमने देख लिया ग्रेजुएशन आउटकम्स का। फोर्थ इज आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। तो इसका जो वेटेज है इतना हाई नहीं रखा है, अराउंड 10% रखा है, लेकिन ये भी काफी मैटर करता है। जैसे कि रीजनल डाइवर्सिटी, कि भाई आपका जैसे कॉलेज हरियाणा में है, आपका 100 में से 90 बच्चा हरियाणा का ही है, तो उसमें आपको कम रैंक मिलेगा। लेकिन आपका कॉलेज अगर हरियाणा में है, वहां लेटेस्ट से आपका तमिलनाडु से भी लड़का आ रहा है, केरला से भी लड़का आ रहा है, मध्य प्रदेश से भी लड़का आ रहा है, ठीक है, और तो रैंकिंग बेटर होगी। सेम चीज ये है कि वुमेन डाइवर्सिटी, लेटेस्ट से आपका यूनिवर्सिटी है, उसमें सारे आपका 80% लोग बॉयज हैं, केवल 20% गर्ल्स हैं, तो भाई डाइवर्सिटी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपका यूनिवर्सिटी है उसमें देखिए 50% यानी कि 50% बॉयज और 50% गर्ल्स हो, तो इसका मतलब डाइवर्सिटी है, वुमेन डाइवर्सिटी है, ठीक है। सो ये एक रैंकिंग पैरामीटर हो जाता है। उसके बाद कितने इकोनॉमिकली और सोशली चैलेंज लोगों को आपने पढ़ाया है, ठीक है, कितने गरीब बच्चों को आप पढ़ा रहे हो जो सोशली चैलेंज्ड है, इकोनॉमिकली चैलेंज्ड है, तो भी आपका रैंकिंग इफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग, कितने आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड तो नहीं कहना चाहिए, फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को आपने रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपका चौथा हो गया, ठीक है।
उसके बाद वही परसेप्शन, परसेप्शन मतलब पीयर परसेप्शन, कि आपके साथ वाले जो पढ़ रहे हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो एज अ होल उनका क्या व्यू है अबाउट द कॉलेज, और एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉयज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो एकेडमिक टीचर्स हैं, तो इन सब का क्या परसेप्शन है। जैसे कुछ परसेप्शन होता है कि किसी एक एरिया में जाते हैं, आप कहते हैं नहीं इस एरिया में ये वाला कॉलेज अच्छा है, तो ये परसेप्शन जिसका अच्छा होगा उसको भी 10% वेटेज मिला है परसेप्शन को भी। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं, आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं, और वैसे आपको ये मेंस के लिए तो रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक हो गए, एक बार फिर से आप दोबारा देख लीजिएगा रिपीट करके ये 5 कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो आपका रैंकिंग है, इस रैंकिंग में अलग अलग कौन सी यूनिवर्सिटीज को क्या क्या रैंक मिला है ये देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंजीनियरिंग की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग में सबसे पहला है आईआईटी मद्रास, सेकंड नंबर पे है आईआईटी दिल्ली, थर्ड नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। तो नंबर 1 आईआईटी मद्रास काफी सालों से टॉप कर रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आईआईटी दिल्ली, ठीक है। ये दोनों तो याद रखनी है। मैनेजमेंट में देखिए टॉप आपका है आईआईएम अहमदाबाद, फिर आता है आपका आईआईएम बैंगलोर, फिर आता है आपका आईआईएम कोझिकोड, ठीक है। तो आईआईएम कोझिकोड नंबर 3 पे है, नंबर टॉप पे है अहमदाबाद, फिर बैंगलोर, ठीक है। फिर लॉ कॉलेज, तो लॉ कॉलेज में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, तो ये नंबर 1 है बैंगलोर का नेशनल लॉ स्कूल, ठीक है। फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेकंड नंबर पे है, उसके बाद नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद ये थर्ड नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद फार्मा में नाइपेर NIPER नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, हैदराबाद में है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आपका नंबर 1 पे आता है फार्मा सेक्टर में। देन कम्स जामिया हमदर्द सेकंड नंबर, एंड थर्ड नंबर इज बिट्स पिलानी, ठीक है। अब ये टॉप कॉलेज की बात कर रहे हैं, टॉप कॉलेज में DU का मिरांडा हाउस नंबर 1 है, और हिंदू कॉलेज आपका नंबर 2 है। अब इस रैंकिंग मेथड में कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी है जिसको ठीक करने की जरूरत है। तो क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज है कि तो फोकस ऑन बिब्लियोमेट्रिक मेजर्स। बिब्लियोमेट्रिक मेजर्स मतलब जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, जैसे कि पब्लिकेशंस हो गए, साइटेशंस हो गए, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ साइटेशन कितने हैं, ये सब नंबर्स के ऊपर डीलिंग कर रहा है, ठीक है ना। बिब्लियोमेट्रिक मतलब बुक से रिलेटेड, बुक मतलब इंग्लिश में बिब्लियोफाइल मतलब बोलते हैं कि जो बुक्स पसंद है, तो ये बिब्लियोमेट्रिक मतलब बुक्स का मेट्रिक, ठीक है। बुक्स का मेट्रिक क्या होगा, यानी कि कितने टोटल पब्लिकेशंस हो गए, कितने साइटेशंस होंगे, मतलब नंबर पे डीलिंग होगी। या कह सकते हैं हम लोग दीज आर ऑल क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करके रैंकिंग बनाते हैं। लेकिन अब लेट अस से कि भाई 100 पब्लिकेशन एक ने बनाया, दूसरे ने 20 पब्लिकेशन बनाया। अब ये 100 पब्लिकेशन में से कोई भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ किसी ने 20 बनाए हैं, लेकिन सबके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं या बहुत अच्छे क्वालिटी के ये आपके रिसर्च पेपर हैं। लेकिन क्वालिटी पे फोकस ना करके यहाँ पे क्वांटिटी पे फोकस किया गया है, जो कि एक ठीक बात नहीं है। तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि वाइड रेंज ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों फैक्टर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा टू डिसाइड द रैंकिंग फैक्टर। तो रैंकिंग का मेथड को और बेटर बनाया जा सकता है एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन मोर क्वालिटेटिव फैक्टर्स, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस रैंकिंग मेथड में जितने भी टोटल नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, उनमें से केवल 12% ने ही अपना योगदान किया या अपना डेटा भेजा। तो एक प्रकार से एक कंप्रीहेंसिव रैंकिंग कहना तो इसको गलत होगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन काफी लिमिटेड है। दूसरी बात ये अर्बन बायस है। हमने देखा कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें रूरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका परफॉर्मेंस काफी कम देखा गया। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ठीक है। ये देखिए रैंकिंग मेथड तो हमको सारा बता दिया, उसके फैक्टर्स ही बता दिए, लेकिन डिटेल एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, उसका जो मेथड है, डिटेल एनालिसिस किस तरीके से करके ये रैंकिंग जनरेट करते हैं, ये हम लोगों को नहीं बताया जा रहा है। तो इंस्टीट्यूशंस मां बोल रहे हैं कि भाई क्या मेथड यूज करते हैं आप रैंकिंग करने के लिए, हम बता दीजिए, तो उसके बेसिस में हम अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी की कमी हो गई एक तरीके से विथ रेस्पेक्ट टू द मेथड यूज्ड, ठीक है। एक रिगरस सिस्टम नहीं है। तो ये NIRF रैंकिंग करते समय ये देखा गया है, कई बार देखा गया कि डेटा का मैनिपुलेशन किया गया, डेटा मैनिपुलेशन जिसे डेटा पजिंग भी बोल रहे हैं।
तो उसका एविडेंस मिला, तो डेटा गलत देंगे तो रैंकिंग सिस्टम भी गलत आएगी। तो एक प्रॉपर रिगरस सिस्टम बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसका परफॉर्मेंस कम था विद कंपैरिजन टू आपका पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस बेटर परफॉर्म कर रही हैं। और एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ये तो खैर एक इशू नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ नोटिस की गई है कि जहाँ पे भी फैकल्टी स्ट्रेंथ हाई था, यानी कि फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो हाई था, तो उस वहाँ पे हमने देखा कि उनकी रैंकिंग भी बेटर होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना ही सफिशिएंट नहीं है। अच्छा लैब और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, लेकिन मेन कंपोनेंट है जो किसी कॉलेज को बेटर बनाता है, अच्छा बनाता है, वो है उसके टीचर्स की क्वालिटी अगर बेटर होती है, टीचर्स की क्वांटिटी बेटर होती है, फैकल्टी की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो हमने देखा कि रैंकिंग पर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो प्रॉब्लम देखी गई वो है कि कुछ स्टेटों में क्वालिटी कॉलेजेस का सारा कंसंट्रेशन है, जैसे कर्नाटका के कॉलेजेस, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वहां पे, लेकिन दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में दूसरे स्टेट में हम देखते हैं कि उतने बेटर कॉलेजेस नहीं है। ठीक है, जैसे कि बिहार हो गया, कुछ ऐसे ही स्टेट्स हैं जहां पे अच्छे कॉलेजेस नहीं है। सारे अच्छे कॉलेजेस एक पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड है किसी एक सिंगल स्टेट में या 2-3 स्टेटों में मिलाकर। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अच्छे कॉलेजेस। ठीक है। उसके बाद स्कॉलरली आउटपुट, वो कहते हैं कि ये जो रिसर्च पेपर्स और ये जो रिसर्च मैटर जो कोई स्टूडेंट्स बनाता है, कुछ रिसर्च करता है, कुछ प्रोजेक्ट बनाता है, ये बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूट्स है जो ये काम कर रहे हैं। तो स्कॉलरली आउटपुट जो है, जो आउटपुट आ रहा है, वो बहुत ही कम इंस्टीट्यूट में से आ रहा है, तो इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। तो भाई क्या सुझाव है? सुझाव तो पहले तो ये है कि सोल्यूशन आप ये करिए कि रैंकिंग मेथड को थोड़ा सा उसमें क्वालिटी को भी फोकस करिए। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पार्टिसिपेशन भी बढ़ाना है और रूरल को निग्लेक्ट नहीं करना है, ट्रांसपेरेंसी और बढ़ानी है। ठीक है, इस तरह की सिस्टम बनाना है कि कोई डेटा फजिंग ना कर पाए। ठीक है, और हायर एजुकेशन की क्वालिटी पे इन टोटल आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस आपको एजुकेशन में देना पड़ेगा। एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ना चाहिए और आपके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम को और बेटर बनाया जा सकता है। तो आई होप इस NIRF रैंकिंग क्या होता है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, आपको समझ में आ गए हैं, और इसके क्या इश्यूज हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाए तो आप मेंस में लिख पाएंगे। ठीक है, यहीं पे हम लोग आज का टॉपिक फिनिश करते हैं। थैंक यू।